हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस सीरीज़ में आपको मज़ा आ रहा होगा। कंप्यूटर फंडामेंटल और एप्रिसिएशन से जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से लगभग 150 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। 3 सेट एमसीक्यू का बन चुका हम लोगों का, बेसिक्स पढ़ चुके हैं हम लोग। अब और वीडियोस में आगे बढ़ा जाए। अगला वीडियो जो आज का है उसके सिलेबस पे एक नज़र डालिए। तो आज हम लोग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, लाइववेयर क्या होता है इस पर अपनी पकड़ बनाएंगे, और इसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेजेस, उसके टाइप्स क्या क्या हैं वो समझेंगे हम लोग, और वेब ब्राउज़र्स के बारे में जानेंगे हम लोग। तो धीरे धीरे अब इस सीरीज़ को वीडियो के रूप में आगे बढ़ाया जाए। फिर थोड़े दिन के बाद एमसीक्यू सॉल्व किया जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, फिर टॉपिक आगे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते चला जाए। तो सबसे पहले तो आज हम आपको बोर्ड पे लेके चलेंगे जहाँ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंपाइलर, असेंबलर ये सब समझेंगे हम लोग। तो चलिए फटाफट एक नज़र आज के सिलेबस पे डालें हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस और इसके टाइप्स, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी, सॉफ्टवेयर के टाइप्स देखेंगे हम लोग, फर्मवेयर, शेयरवेयर क्या है, फ्रीवेयर क्या है। तो मज़ेदार वीडियो है, अंत तक बने रहिए। बहुत अच्छी टॉपिक्स को आज मैंने टच किया है और आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा और मज़ा आएगा आपको। तो चलिए मेरे साथ सीधे अब बोर्ड पे बिना समय गंवाए हम लोग आज के अपने टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। फंडामेंटल का आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो अगर लैंग्वेज को इन जनरल समझे हम लोग तो जो भी भाषा हम लोग बोलते हैं उसे लैंग्वेज कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज पे पकड़ बनाने के लिए अगर हम एक साधारण बात करें, मतलब कंप्यूटर से अलग हटके, तो एक भाषा पे पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें उस भाषा की वोकैबुलरी याद करनी पड़ती है, उसके बाद उसके ग्रामर पे पकड़ बनानी पड़ती है, और उसके बाद उसके सिंटैक्सेस पे पकड़ बनानी पड़ती है। मतलब कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा क्या लगेगा, एज वेल एज लिखने का तरीका क्या होगा। जैसे ग्रामर जिसको कहते हैं, नहीं तो मैं घर जाता हूँ के जगह पे हम बोलेंगे मैं घर जाता, तुम घर आता, तुम नहाती, तुम खाता। मतलब जैसे साउथ इंडियन लोग हिंदी बोलते हैं। तो एक अच्छी भाषा के लिए हमें तीनों चीज़ों पे अच्छी पकड़ चाहिए। एक तो जिसे हम वोकैबुलरी कहते हैं, कंप्यूटर्स की भाषा में इसे कीवर्ड्स कहा जाता है, एज वेल एज ग्रामर जिसे सिमेंटिक्स हम कह सकते हैं, एज वेल एज सिंटैक्सेस जिसे हम सिम्बॉल्स कहते हैं। खैर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला जो है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा है मिडिल लेवल लैंग्वेज या असेंबली लेवल लैंग्वेज, और तीसरा है लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। शुरुआत जो हुई थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज से हुई थी। काफ़ी समय तक यही चला। 1 और 0 की भाषा को हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और ये काफ़ी जटिल था, जिसकी वजह से शुरुआती दौर की प्रोग्रामिंग जो होती थी, यानी मशीन लेवल पे जो वर्क होता था, वो या तो एक अच्छे मैथमेटिशियन कर पाते थे, या फिर बहुत अच्छे जो साइंटिस्ट होते थे, या जो इंजीनियर्स होते थे। साधारण लोग इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे, मतलब उनकी पकड़ मशीन लेवल लैंग्वेज पे नहीं बन पाती थी, क्योंकि ये एक जटिल भाषा थी, इसमें 1 और 0 का इस्तेमाल होता था। सेकेंड जनरेशन में यानी 60s के आसपास में ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हुई, जिसे हम लोग मिडिल लेवल या असेंबली लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसमें क्या यूज़ होने लगा, तो कोडिंग की भाषा, जैसे जोड़ना है तो SUB लिख दो, मूव कराना है तो MOV लिख दो, जिन्हें हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं निमोनिक्स। ये याद रखिएगा, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। निमोनिक्स का मतलब हो गया, अगर असेंबली लेवल लैंग्वेज से हम लोग अपनी भाषा में समझे तो इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते थे उनका एक ऑप कोड होता था। ऑप कोड का मतलब होता है ऑपरेशन कोड। उसी ऑपरेशन कोड को देख के सिस्टम इस वर्क को एग्जीक्यूट करता था। मतलब जो भी सब्ट्रैक्शन का या मूव का कोड होगा, मान लीजिए 12 या 14, तो वो उसको देख के समझ जाता था कि कौन सा वर्क परफॉर्म करना है। हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, काफ़ी अच्छी भाषा। साधारण अंग्रेजी में हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने लगे, हम लोग अलग अलग भाषाएं यूज़ करने लगे, तो ये लैंग्वेज कहलाई हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब अगर आपको कोई भी आदेश देना है अपने कंप्यूटर को, कोई एक इंस्ट्रक्शन देना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना है, कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट और सोर्स कोड जनरेट करना है, कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो अभी आज के डेट में जितने भी वर्क होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज के साथ एक सबसे निगेटिव पॉइंट क्या है, जितने प्रोसेसर आते हैं उतनी उसकी भाषा बदलती है। मतलब अगर हम 8085 प्रोसेसर पे अपनी पकड़ बना लिए, 8086 जब आ गया तो 8085 वाला इंस्ट्रक्शन सेट 8086 पे काम नहीं करता है। यानी जब जब प्रोसेसर चेंज होंगे
हमें उसकी असेंबली लेवल लैंग्वेज को याद करना पड़ेगा, इसलिए ये आउटडेटेड हुआ। 60s के बाद हाई लेवल लैंग्वेज आ गए, तो जितने भी लैंग्वेजेस हम सुनते हैं जैसे C++, जावा, पास्कल या फिर फोर्ट्रान, कोबोल, ये जितनी भी भाषाएं हैं वो सब की सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, और इसमें हम लोग सिंपल तरीके से अंग्रेज़ी में अपने कंप्यूटर को आदेश देते हैं। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपको याद रखना होगा, वो ये है कि कंप्यूटर जो आज का काम करता है, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि वो 1 और 0 पे ही काम करता है। मतलब अगर हम कोई आदेश उसे ABCD के रूप में देंगे, यानी अपनी भाषा में देंगे, तो कंप्यूटर उसे समझेगा कैसे? या अगर हम उसे ऑपकोड या निमोनिक्स की भाषा में समझा रहे हैं, यानी असेंबली लेवल लैंग्वेज में ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो उसे समझेगा कैसे? तो इसके लिए 3 टर्म्स याद रखने होंगे आपको, 3 टॉपिक्स याद रखने होंगे, जिनमें से सबसे पहला जो आता है वो आता है इंटरप्रेटर, दूसरा आता है कंपाइलर और तीसरा आता है असेंबलर। तो इंटरप्रेटर जो होगा और कंपाइलर जो होगा, इन दोनों का एक ही काम है, वो हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई चीज़ को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए यहाँ पे आपको इंटरप्रेटर लगाना पड़ता है। आपको नहीं, हर लैंग्वेज के अपने इंटरप्रेटर या कंपाइलर होते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज की लिखी गई बातों को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है। ये याद रखिएगा, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन। सेम काम कंपाइलर करता है, फ़र्क ये है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में कि अगर यही काम कंपाइलर करेगा तो ये जो ट्रांसलेशन होगा वो लाइन बाय लाइन ना होके एट ए टाइम होगा। मतलब अगर आप 100 लाइन एक बार में देते हैं तो वो सारे 100 लाइन को कन्वर्ट कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। इसके बाद असेंबलर, कोई भी चीज़ जिसे आपने असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा है और उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर करता है। ये याद रखना होगा आपको, जो असेंबलर है आपका, ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखी गई चीज़ को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो ये 3 मेन कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलेगा लेकिन लाइन बाय लाइन। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई चीज़ को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलेगा लेकिन एट ए टाइम। और असेंबलर असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखी गई चीज़ को, मिडिल लेवल लैंग्वेज में लिखी गई चीज़ को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलेगा। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखेंगे हम लोग हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, फर्मवेयर क्या है, शेयरवेयर क्या है, फ्रीवेयर क्या है। तो नोट्स के साथ हम लोग इस चीज़ को समझें तो ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो अब चलिए सीधे नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल के बेसिक्स में हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेजेस को आज अभी बोर्ड पे समझे। तो बेसिक डेफिनेशन अगर देखा जाए तो कंप्यूटर क्या है, तो मशीन्स हैं जो कि नेचुरल लैंग्वेजेस समझती हैं, और उनकी जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल ये नहीं है, उनकी डिफरेंट लैंग्वेज है, और उनके लिए 1 और 0 जो भाषा है वो उनका अपना नेचुरल लैंग्वेज है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस को 3 बेसिक भागों में बांटा गया है। एक है मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लेवल लैंग्वेज और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब 1 और 0 की भाषा, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कोडिंग, यानी मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके बाद आता है असेंबली लेवल लैंग्वेज, जिसमें निमोनिक्स या कोड्स का इस्तेमाल होता है, जो मैंने आपको बताया भी था कि निमोनिक्स यूज़ किए जाते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था ऐड, सब, MOV, इस टाइप से आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। और असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखी गई किसी भी चीज़ को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करता है तो ही समझता है, ठीक उसी तरह असेंबली लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके सिस्टम देगा और वो 1 और 0 को समझेगा। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, C++, जिसमें सिंपल अंग्रेजी के इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए जाते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट अगर करना है, और वो अगर लाइन बाय लाइन होता है तो वो इंटरप्रेटर के थ्रू होगा, और अगर एट ए टाइम होता है तो वो कंपाइलर के थ्रू होगा। तो ये 2 वर्ड्स आपको ध्यान में रख लेने होंगे, एट ए टाइम और लाइन बाय लाइन। दोनों का काम एक ही है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलना। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग।
तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, तो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर को कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। मतलब सिस्टम का ढक्कन खोल दीजिए, हाथ में स्क्रू ड्राइवर प्लायर लेके बैठ गया, रिपेयरिंग कर रहे हैं, असेंबलिंग कर रहे हैं, फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, किसी भी फिजिकली पार्ट को हम लोग किसी को खोल रहे हैं, लगा रहे हैं, ये सब के सब हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है। अब कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि एक्सटर्नली लगाए जाते हैं, जैसे माइक्रोफोन, कीबोर्ड, यूएसबी के बहुत सारे जो वेबकैम वगैरह हैं वो सब। और कुछ जो है वो इंटरनल हैं, जो सिस्टम के अंदर लगे होते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, या एसएसडी है, हार्ड डिस्क है। तो दो पार्ट आप मान सकते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर एंड इंटरनल हार्डवेयर। अब आए हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे, तो सॉफ्टवेयर 100% कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि यूज़र को जोड़ता है कंप्यूटर के साथ। अब अगेन दो तरह से सॉफ्टवेयर को मेनली बांटा गया है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब वो सारे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं, यानी जितने भी दुनिया के ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो चाहे यूनिक्स हो, विंडोज़ हो, या फिर मैकिन्टॉश हो, या जो हम लोग मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे, जैसे एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सब के सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिनको मशीन को चलाने के लिए डेवलप किया जाता है। और इनको डेवलप करने के लिए किसी न किसी हाई लेवल लैंग्वेज की मदद ली जाती है। इसके बाद आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे पूरा। और इसके अलावा जो भी विंडोज़ में हम लोग विनरार यूज़ करते हैं, या विनजिप यूज़ करते हैं, या सीसी क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब के सब उस कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे गूगल डॉक्स है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, या अगर आप एक दुकान चलाते हैं उसके लिए आप एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हैं, तो ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं, जिनमें एक जो टाइप है वो है वर्ड प्रोसेसर। उसके बाद आता है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ का या स्टूडेंट्स का या बाकी लोगों का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे बेस्ड होता है। जैसे MS Access का यूज़ किया जाता है, SQL है, या फिर फॉक्सप्रो होता था पहले, डेटाबेस डीबेस यूज़ होता था। ये सब के सब डाटाबेस के सॉफ्टवेयर है, जिसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इसके बाद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारा मिक्सिंग का काम, या फ़ोटो एडिटिंग का काम, या वीडियो एडिटिंग का काम किया जाता है, या वीडियोस प्ले करके देखते हैं हम लोग, तो VLC मीडिया प्लेयर या विंडो मीडिया प्लेयर, ये सब के सब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल हैं। एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर, ज़रूरत के हिसाब से स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बहुत सारे सॉफ्टवेयर सब डेवलप किए जा रहे हैं। जैसे टक्सपेंट वगैरह छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, या किडपिक्स है, या माइंड प्ले है, तो ये सब के सब एजुकेशन के हिसाब से डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। ग्राफिक सॉफ्टवेयर बहुत सारा, आपको कोरल ड्रॉ है, पेज मेकर है, फोटोशॉप है, ये सब ग्राफिक्स के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं, और इनके थ्रू अलग अलग डिज़ाइनिंग का काम होता है, लाइक फ्लेक्स डिज़ाइनिंग, फ़ोटो एडिटिंग एंड सो ऑन। इसके बाद वेब ब्राउज़र्स आते हैं। वेब ब्राउज़र एक तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट्स को खोलने के लिए, यानी वेब पेजेस को खोलने के लिए। मतलब अगर हम अपने कंप्यूटर को या मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं, और अगर हमें किसी भी वेबसाइट पर विज़िट करनी होती है, तो ये अंडर कंपल्सन है कि हमें किसी न किसी वेब ब्राउज़र की मदद लेनी ही पड़ेगी। विंडोज़ में ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के रूप में हमें दिखता है। एंड्रॉयड फ़ोन में हम लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई भी एप्पल का फ़ोन हो, आईफोन है, तो उसमें हम लोग सफारी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं जो हमें, मतलब यूज़र को, इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग वेबसाइट्स खोलने में मदद करता है। इसके बाद आते हैं फ्रीवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, और इसके बदले में कंपनी हमसे कोई भी चार्ज नहीं करती है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और उसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्काइपी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एक्रोबैट रीडर यूज़ होता है, याहू मैसेंजर है, बहुत सारे टीम व्यूअर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन का वर्क करते हैं। फ्रीवेयर के बाद आता है शेयरवेयर। शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें कुछ दिनों के लिए या तो डोनेशन पे, या एडवेयर हो सकता है वो, या हमें ट्रायल बेसिस पे मिलता है, जिसे हम डेमो वर्जन कहते हैं। तो कुछ दिन तक डेमो पे चलाने के बाद वो अब हमसे कहता है कि आप इसका लाइसेंस परचेस करें, अदरवाइज़ हम आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम पे नहीं चलेंगे।
तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कुछ दिनों के लिए हमें मिलता है डेमो के रूप में, वो शेयरवेयर कहलाते हैं। ओपन सोर्स वैसे सॉफ्टवेयर जिसे लेने के लिए हमें किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसे कोई भी ले सकता है और परचेज कर सकता है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंपनी विशेष के द्वारा डेवलप की गई है, विदाउट लाइसेंस आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो क्लोज सोर्स के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये उसके नोट्स भी हैं आपके सामने, आप इसे लिख लें अच्छे से। और उम्मीद है कि आज का सारा बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग किसी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आप ज़रूर नोट्स कम से कम लिख लेंगे, और वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पढ़ें और बेसिक बातों को ज़रूर याद कर लें। उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, इसके लिंक को, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल वीडियोज़ हैं। इस सीरीज़ से वो जुड़े रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।